अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 8वीं जमात की सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान, जिसे लिखा है मोहम्मद खलील ने। पहली बात जानते हैं। पहली बात, किसी शख्स पर हद से ज़्यादा काम का बोझ पड़ जाए तो वो तंग आकर कह उठता है, मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं। मुमकिन है बहुत से कामों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश में किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि कोई ऐसी मशीन ईजाद की जाए जो इंसान से ज़्यादा काम करे और ऐसे काम भी कर डाले जो इंसानों के बस में नहीं। रोबोट की ईजाद एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। ये मशीन देखते ही देखते हमारे ढेर सारे काम पूरे कर देती है। झेल के मज़मून में रोबोट के मुतालिक मुफीद मालूमात पेश की गई है। तो पहली बात में हमको बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान को तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम दो तो वो बेचारा तो ये बोल ही उठेगा कि अरे मैं तो इंसान हूँ, मशीन नहीं, जो तुम मुझे इतना सारा काम दिए जा रहे हो। वो तो ये ज़रूर बोलेगा वो। लेकिन फिर बाद में बोला गया है कि मुमकिन है बहुत से कामों को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश में किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि कोई ऐसी मशीन ईजाद की जाए जो इंसानों से ज़्यादा काम करे। हाँ, ये तो किसी के जहन में आ ही गई होगी ना कि हम तो इतने सुस्त काहिलों की तरह काम करते हैं, तो उससे अच्छा कोई हमसे ज़्यादा और जल्दी काम करने की कोशिश करे। ये किसी न किसी के जहन में तो आई ही होगी। और फिर ये ख्याल पैदा हुआ हो कि कोई ऐसी मशीन ईजाद की जाए जो इंसानों से ज़्यादा काम करे। हमसे ज़्यादा काम करने वाले तो रोबोट ही है, और ऐसे काम भी कर डाले जो इंसानों के बस में ना हो। और हाँ, हम जो काम नहीं कर सकते वो रोबोट कर सकते हैं। रोबोट की ईजाद एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। हाँ बिल्कुल, हमें तो उसने बिल्कुल हैरत अंगेज़ कर दिया है। ये मशीन देखते ही देखते हमारे ढेर सारे काम पूरे कर देती है। बिल्कुल, हम जितने काम जल्द नहीं कर सकते वो इतनी जल्दी कर देते हैं कि हम भी खुश भी हो जाते हैं। झेल के मज़मून में रोबोट के मुतालिक मुफीद मालूमात पेश की गई है। मतलब रोबोट के बारे में इस सबक में बताया गया है। चलो जान पहचान की तरफ। जान पहचान। मोहम्मद खलील 30 जनवरी 1944 को जौनपुर में पैदा हुए। मतलब जो हमारे मुसन्निफ़ सबक के जो है मोहम्मद खलील, वो 30 जनवरी 1944 को जौनपुर के इलाके में पैदा हुए। वो साइंसी मजमून निगार की हैसियत से मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत है। मतलब वो जो अपने मुल्क में है उनको लोग बहुत जानते हैं, क्योंकि वो साइंसी मजमून निगार की हैसियत से सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। उनकी इब्तिदाई तालीम इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc और B.Ed की डिग्रियां हासिल की। मतलब उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम इंटर कॉलेज जौनपुर में ही हासिल की और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc और B.Ed की डिग्रियां हासिल की। उनकी मादरी ज़बान उर्दू थी, मतलब आम ज़बान उनकी उर्दू थी। वो मुज़ामिन मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारों और रसालों में भी शाये होते रहे। मतलब उनके मुज़ामिन जो थे मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारों में भी शाये हुए और रसालों में भी शाये हुए। वो महानामा साइंस की दुनिया दिल्ली के मुदीर भी रह चुके। मतलब वो मुदीर भी रह चुके हैं दिल्ली में। इनकी कई किताबें शाये हो चुकी है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर उन्हें कई एज़ाज़ात से नवाजा जा चुका है। मतलब उन्हें बहुत सारे इनामात भी मिले हैं। अब बढ़ते हैं सबक की तरफ। थॉमस नामी एक नौजवान 1247 में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। मतलब कहानी में जो स्टार्ट हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि थॉमस एक आदमी का नाम है, मतलब उस शख्स का नाम है। तो एक थॉमस नामी एक जो नौजवान था, यानी एक आदमी था, वो 1247 में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। वहाँ दरवाजे पर लटके लोहे के हथौड़े को उसने उठाया और दरवाजे पर 3 मरतबा दस्तक दी। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ है। हम डोरबेल बजाते हैं तो दरवाज़ा खोलने वाले कोई आ जाते हैं, कड़ी खटखटाते हैं। लेकिन उस ज़माने में 1247 में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस वक्त डोरबेल्स नहीं होते थे, इसलिए वो कड़ी पर जो थे ना, वो लोहे लटकाते थे और उसी को बजाते थे।
फिर कोई आके दरवाज़ा खोलता था। दरवाजे के पीछे की तरफ किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मतलब अब हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई दरवाज़ा खोलने आता है तो उसके पैरों की तो आहट सुनाई देती है, तो उसे भी दरवाजे के पीछे की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसे कुछ हैरानी सी हुई, उसे हैरानी हुई, पता नहीं किस बात की हुई। आगे देखते हैं। नौकरानी मार्था के चलने की आवाज़ ऐसी ना थी। क्या उसके उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है? वो ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। मतलब अब उसको किस बात की हैरानी हुई वो आगे बताया गया है कि जो नौकरानी मार्था, उनकी कोई नौकरानी होगी, उनका नाम होगा कि चलने की उनकी आवाज़ ऐसी नहीं थी। लेकिन तो वो सोच रहा था क्या उसके उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली है। वो ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुल गया। अचानक से दरवाज़ा खुल गया। वो सोच रहा था तो थॉमस ने इस अनजानी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। अब थॉमस ने ना उस अनजानी सी औरत, वो नौकरानी मार्था तो थी नहीं, तो उस अनजानी सी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने अजीब सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। मतलब अब वो हम सलाम करेंगे तो वो तो कोई जिसको भी सलाम करेंगे तो वो जवाब तो देगा ही, ये तो लॉजिकल बात हुई। तो उसने ना अजीब सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। औरत के चेहरे पर कोई तासुर ना था। मतलब अब वो बोल रहा था कि औरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। हमारे चेहरे पर कितने एक्सप्रेशंस होते हैं, कोई हंसता है, कोई उदास, कोई रोता है। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था एकदम। और उसकी आवाज़ भी बनावटी सी मालूम हो रही थी। उसकी आवाज़ ना हम इंसानों की तरह मालूम नहीं हो रही थी, बनावटी सी अजीब ही मालूम हो रही थी। अंदर आकर औरत कुर्सी पर बैठ गई। वो आकर ना घर के अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गई। फिर अचानक बोली, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो कुर्सी पर बैठने के बाद थॉमस से बोली कि तुम्हारा जो उस्ताद है ना, वो तुम्हारा लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रहा है। थॉमस ने देखा कि इसके होठ तो हिलते नहीं है, मगर इसकी आवाज़ निकल रही है जो मुंह की जगह इसके सीने से आती हुई लग रही थी। मतलब थॉमस अब देखता है कि उसके ना होठ नहीं हिलते। हम जब बोलते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, ये आपने तो गौर किया ही होगा। लेकिन जब उसने गौर किया तो देखा कि उसके तो होठ हिल ही नहीं रहे, लेकिन उसकी जो आवाज़ निकल रही थी ना, वो सीने से निकल रही थी। तो ये तो लॉजिकल बात हुई कि वो ज़रूर घबराया होगा। कहाँ था थॉमस ने इसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से इस औरत की पिटाई शुरू कर दी। देखा, अब वो थॉमस ने उस औरत को समझा होगा कोई भूत प्रेत, इसलिए उसने जो उसके पास में जो रखी हुई छड़ी थी, लकड़ी होगी उसके पास में, तो उससे उस औरत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज़ सुनकर बुजुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन उस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। मतलब थॉमस ने उसे बहुत मारा, इतना मारा कि वो बेजान, मतलब ऐसी गिरी पड़ी थी। उसके जो उसका शरीर काम करना ना बंद हो चुका था। लेकिन वो आवाज़ सुनकर जो उसका बुजुर्ग उस्ताद उसका बूढ़ा उस्ताद था, ज़ईफ़ उस्ताद, वो आया, भागता हुआ उस कमरे में आया। लेकिन उस वक्त तक औरत ना पूरी तरह से गिर पड़ी थी, बेजान थी, उसके अंदर कोई जान ही नहीं था। इसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। मतलब उसके जो जिस्म के मशीनी टुकड़े, जो पीसेस थे मशीन के, वो सब मतलब टूट कर बिखर गए थे, इधर उधर गिरे पड़े थे। थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, ओ बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। अब जो थॉमस का उस्ताद था, यकीनन उसने चिल्लाया ही होगा, क्योंकि अगर आपकी भी कोई मेहनत ज़ाया कर देता है, आपको कितना गुस्सा आता है। तो वहीं पर मतलब इसमें भी वही बता रहा है कि थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया। उसने चिल्लाकर कहा, ओ बेवकूफ़, तुमने तो मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। मैं जो 3 साल से काम करता रहा इस रोबोट पर, तुमने तो एक ही झटके में पूरा काम तमाम कर दिया। मेरी पूरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की इस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना इसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। इस वाक़े का जिक्र बस किताबों में रह गया। मतलब जो अल्बर्ट ने इस इंसानुमा रोबोट को बनाया था, उस इंसानुमा रोबोट के बनाए जाने की कोई जानकारी भी बाकी नहीं है और उसकी कोई निशानी भी बाकी नहीं है। और इसका ये जो वाक़या है ना, बस किताबों में रह गया है।
सन 1495 में इटली के साइंसदान लियोनार्डो दा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। मतलब जो सन था, मतलब जो वो उन जो च- जो जो 1495 में जो एक इटली के साइंसदान थे ना, लियोनार्डो दा विंची, आप तो इनको जानते ही होंगे, बहुत बड़े पेंटर है जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। जो वो थे ना, उन्होंने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया था जो हाथ पैर गर्दन को भी हरकत दे सकता था, एकदम इंसान नुमा था। हाँ, आगे देखते हैं। आज लाखों की तादाद में रोबोट दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों मसलन अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में मौजूद है। मतलब आज तो लाखों की तादाद में, बिल्कुल बेशक सही बात है, आज लाखों की तादाद में दुनिया में रोबोट है। और ज़्यादातर तो अमेरिका में तो है, आपको पता ही है। बरतानिया, जर्मनी, जापान वगैरह में भी मौजूद है। जापान में तो ज़्यादा रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा दर्जे हरकत पर गाड़ियों पर रोगन करना, कटाई करना, पॉलिश करना, सामान उतारना चढ़ाना, आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना, ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत करना और इत्तला देना जैसे कई तरह के काम रोबोट अंजाम दे रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि दर्जे हरकत पर गाड़ियों पर रोगन करना, गाड़ियों में गाड़ी इधर से उधर होती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो वो ना हो तो उस वजह से भी रोबोट को वहाँ खड़ा किया जाता है। कटाई करते हैं रोबोट, और पॉलिश करने का भी काम रोबोट का आजकल है। सामान उतारना चढ़ाना, मतलब गाड़ियों से उतारना और चढ़ाना भी रोबोट अंजाम दे रहे हैं वो काम। आग बुझाना, इमारतों में ऊंचाई तक पहुंचकर काम अंजाम देना। ऊंचाई तक पहुंचकर मतलब इसलिए क्योंकि इंसान तो वहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए रोबोट को ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब वहाँ ऊपर तक पहुंचा कर वो आग बुझाने का काम भी अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशन करना, घर की हिफाजत भी करने की उनकी जिम्मेदारी है, और इत्तला देने जैसे कई तरह के काम रोबोट आजकल अंजाम दे रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। लेकिन ये रोबोट जिस खास काम के लिए बनाए जाते हैं वो वही काम कर पाते हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि जिस रोबोट को जिस काम के लिए बनाया जाता है वो सिर्फ वही काम कर पाते हैं। इस तरह के रोबोट सिर्फ हुक्म पर अमल करते हैं, और इस तरह के जो रोबोट है वो सिर्फ किसी के कहने पर, जिन्होंने उन्हें बनाया है, ख़रीदा है, उनके ही हुक्म पर सिर्फ अमल करते हैं। वो गूंगे, बहरे और अंधे होते हैं, तकनीक की मदद से काम करते हैं। मतलब जो रोबोट होते हैं ना, वो देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, लेकिन टेक्निक की मदद से वो काम कर रहे हैं। किसी चीज़ को उठाते वक्त उनके हाथ से अगर वो चीज़ गिर जाए तो वो फिर उसे उठा नहीं सकते। मतलब अगर वो रोबोट के हाथ से अगर वो चीज़ गिर जाए ना तो फिर वो उठाते नहीं, वो चीज़ को उठा ही नहीं सकते। लेकिन अब ऐसे रोबोट बन गए हैं जो हालात के मुताबिक फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। जो आज के नए ज़माने के जो रोबोट है वो अब इन तरह ये, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई चीज़ गिर भी जाए, कुछ हमसे नहीं हो रहा, मतलब नहीं, पहले जो रोबोट नहीं कर पाते थे वो आजकल के रोबोट अंजाम दे रहे हैं। वो काम करने की सलाहियत उनके अंदर है। खूब से खूब तरक्की तलाश इंसान की फितरत में शामिल है। चुनांचे साइंसदान रोबोट की साख्त और अफ़आल में तब्दीली करते रहे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट वजूद में आए। मसलन इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट, मरीज़ की तीमारदारी करने वाले रोबोट, ड्रोन रोबोट, मिलिट्री रोबोट, न्यूज़ रोबोट और माइक्रोस्कोपिक रोबोट। मतलब आजकल के जो खूब से खूब तरक्की हुई है ना, वो इंसान की फितरत में शामिल तो है। और जो साइंसदान है रोबोट को बदलते रहे, सालों साल रोबोट बदलते जाते हैं। आपने देखा होगा पहले के रोबोट अलग थे, अभी के रोबोट अलग है, और उनकी किस्म भी बदलती जा रही है। और आजकल के तो ऐसे रोबोट आ गए हैं तो हम तो हैरान ही हो गए, क्या क्या नाम है। इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट ज़रूर मेडिकल में काम करते होंगे कुछ ऐसे, और मरीज़ की तीमारदारी करने वाले भी रोबोट है आजकल। तो ड्रोन रोबोट भी है, मिलिट्री रोबोट ज़रूर फ़ौज में काम करते होंगे, और न्यूज़ रोबोट टीवी पे शायद से खबरें पढ़ते होंगे, और माइक्रोस्कोपी जो हम इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकते वो रोबोट शायद देख पाते होंगे। मिलिट्री रोबोट मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखो, मैंने बताया था कि वो ज़रूर फ़ौज में होंगे, तो हथियारों का इस्तेमाल तो वो ज़रूर कर ही सकते होंगे। ज़ईफ़, बीमार और अपाहिज अफराद के लिए बनाया गया रोबोट, जिसका नाम फ्रेंड रखा गया, ज़रूरतमंद अफराद के रोज़मर्रा कामों में मदद करता है। मतलब अब जो ज़ईफ़ बीमार लोग तो अपना काम नहीं कर सकते और अपाहिज लोग भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए इस तरह का रोबोट बनाया गया जो उनका हर काम करता है। उस रोबोट का नाम उन्होंने फ्रेंड रखा, अच्छा नाम रखा है। टेक्नोलॉजी के माहिरीन इंसानों के काम बड़े पैमाने पर रोबोट से लेने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी के साइंसदान लोग जो है वो इंसानों के काम जो है, हम जो काम करते हैं वो काम रोबोट से लेने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ताकि हर काम तेज़ी और आसानी से हो सके। जितना काम हम तेज़ी से नहीं कर सकते वो रोबोट तो बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। इसलिए साइंसदान लोग चाहते हैं कि हर काम रोबोट से लिया जाए, ताकि वो काम आसानी और तेज़ी से हो सके। आजकल तिजारती और सनती शोबों में ज़्यादातर रोबोट काम कर रहे हैं। मतलब आजकल तिजारती और सनती शोबों में तिजारत करना, सामान खरीदो फरोख्त करना, वो सब काम आजकल रोबोट ही अंजाम दे रहे हैं। चीन में रोबोट अदालतों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की होटलों में ये वेट्रेस की हैसियत से काम कर रहे हैं। दुबई के महकमा पुलिस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रोबोट के सुपुर्द की गई हैं। मतलब आजकल की बात है ये, चीन में रोबोट अदालतों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। देखो कितनी तरक्की उन्होंने कर ली, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ होटलों में ये वेट्रेस की हैसियत से काम कर रहे हैं। वेट्रेस की हैसियत से बहुत सारे मुल्कों में ये रोबोट्स काम कर रहे हैं। दुबई के महकमा पुलिस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रोबोट के सुपुर्द की गई। दुबई के जो ये रोबोट्स हैं उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां दी गई है। सेंट पीटर्सबर्ग के एक साइंसी इदारे ने ऐसा रोबोट तैयार किया जो अपने ख़ास तरह के मसनूई मशीनी के हाथ के ज़रिए लोहे को भट्टी में डाल देता है, फिर एक ख़ास दर्जे हरारत तक गर्म होने पर इसे बाहर निकालकर खुद तेल में डुबो देता है और ज़रूरत के मुताबिक इसे मोड़ देता है। मतलब सेंट पीटर्सबर्ग के एक साइंसी इदारे ने, मतलब उनका ग्रुप, उन्होंने एक इस तरह का रोबोट बनाया जो अपने ख़ास तरह के मसनूई मशीनी, यानी इंसान की बनाई हुई मसनूई मशीनी एक इंसान की बनाई हुई मशीनी हाथ के ज़रिए लोहे को ना अपनी आप भट्टी में डाल देता है, फिर वो ख़ास दर्जे हरारत तक गर्म होता है। मतलब ज़्यादा गर्म होने के बाद खुद से उस लोहे को ना भट्टी से निकालकर फिर तेल में डुबो देता है, वो भी खुद ब खुद, बोलने की ज़रूरत नहीं। फिर एक हद तक वो खुद सलाहियत करके उसको मोड़ भी देता है कि मुझे किस तरह मोड़ना है। हंगरी के साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो अलग अलग चीज़ों को उठाकर तय की हुई मुख्तलिफ जगहों पर रख सकता है। इस रोबोट में 4000 से ज़्यादा चीज़ों को पहचानने की सलाहियत है। इसी तरह जापान का एक रोबोट 9 रंगों को पहचान सकता है। देखो इन्होंने कितनी तरक्की कर ली है। हंगरी के साइंसदानों ने भी एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो बहुत सारी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को ये चीज़ों को उठाकर जो जगह तय की उसके लिए मुकर्रर की गई है। मतलब अब हम कहेंगे कि जाओ इसको टेबल में रखो, वो जगह उसके लिए मुकर्रर की गई है। जो टेबल है वो चीज़ के लिए मुकर्रर की गई है, वहाँ रखने कहा वहीं रखेगा जहाँ आपने तय किया है वहीं पे। और इसमें ना 4000 चीज़ों को पहचानने की सलाहियत पाई जाती है। मतलब ये 4000 चीज़ों को पहचान सकता है। और जापान का एक रोबोट है जो 9 रंगों को पहचान सकता है। कितनी बड़ी बात है, पहचान सकता है और अपना काम पूरा करने के बाद अपनी गलतियों को खुद सही कर लेता है। जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है इसकी इत्तला देता है। ये रोबोट कई किस्म के मशीनों पर काम करने में कामयाब है। लुत्फ़ की बात यह है कि जब इस रोबोट को इसकी ताकत से ज़्यादा काम दिया जाता है तो इस काम को करने से इशारे में या आवाज़ से इनकार कर देता है। मतलब अब ये जापान का जो रोबोट है जो 9 रंगों को पहचान सकता है ना, वो अपना काम पूरा कर लेता है। उसके बाद जो उसकी गलतियाँ निकलती है वो खुद अपने आप सही भी कर लेता है। जैसे ही वो काम पूरा कर लेता है ना, उसकी इत्तला भी वो खुद ब खुद दे देता है। और फिर ये रोबोट कई किस्म के मशीनों पर काम करने, मतलब ये रोबोट ना बहुत ज़्यादा कामयाब है। मतलब मशीनों पर भी ये काम कर रहा है, कितनी बड़ी बात है।
फिर लुत्फ़ की बात यानी मज़े की बात तो ये है कि जब वो अपना काम, जब इस रोबोट को उसकी ताकत मतलब उसकी जो सलाहियत है काम करने की, उससे ज़्यादा काम दिया जाता है ना, तो वो आवाज़ से या इशारे में, आवाज़ से यानी नहीं तो वो कह सकते होंगे या नहीं, और इशारे से मुंडी हिलाकर मतलब इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। जापान के एक साइंसदान हिरोशी आशिती ने बरसों की मेहनत के बाद एक रोबोट बनाया जिसका नाम एरिका रखा है। मतलब जापान का जो एक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है हिरोशी आशिती। उन्होंने बरसों मतलब बहुत सालों की मेहनत के बाद एक रोबोट बनाया, उसका नाम ना एरिका रखा है। ये रोबोट जल्द ही टीवी पर खबरें पढ़ेगा। इस इंसानुमा रोबोट में दुनिया का सबसे जदीद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम नस्ब है जो इसे गुफ्तगू के काबिल बनाता है। अब जो ये एरिका रोबोट है ना, वो जल्द ही टीवी पर खबरें पढ़ेगा, जापान में शायद से। और ये जो इंसानुमा रोबोट है ना, उसमें ना दुनिया का सबसे जदीद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम है लगा हुआ, नस्ब है यानी लगा हुआ है, जो इसे बात करने में ना बिल बनाता है, इंसानों की तरह बात करता है वो। हिरोशी का कहना है कि इसमें आला दर्जे का शऊर मौजूद है। मतलब हिरोशी कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है। इस रोबोट की गुफ्तगू में तासुरात है, मतलब एक्सप्रेशंस है, बात करते वक्त तासुरात बदल सकती है ये। इसके चेहरे पर 14 इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं, मतलब 14 इंफ्रारेड सेंसर्स उसके चेहरे पर लगे हैं। ये रोबोट लोगों की जानिब मुतवज्जा है, मतलब ये रोबोट खुद ब खुद लोगों की जानिब मुतवज्जा होता है। देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली कि इस तरह के रोबोट भी बन गए हैं जो लोगों की तरह तासुरात भी शामिल कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं और मुतवज्जा भी हो सकते हैं। इनके चेहरे के तासुरात को समझ भी सकता है, मतलब इनके जो चेहरे के जो तासुरात है, एक्सप्रेशंस है, वो एरिका रोबोट ना चेहरे को देखकर भी समझ लेती है, सोचता है, सवालात के जवाब देता है, भावों को हरकत दे सकता है। मतलब वो सोचने की भी सलाहियत रखता है, सवालात के जवाब देने और सवालत करने की भी सलाहियत रखता है। और भवे जो है ना, आँख के ऊपर जो आईब्रोज रहते हैं ना, उनको भी वो हरकत दे सकता है। कितनी बड़ी बात है। इसमें हवा की मदद से चलने वाली मोटरें लगी है जो चेहरे के तासुरात को उभारती है। मतलब हवा की मदद से चलने वाली जो मोटरें लगी है ना उसके चेहरे पर, उसकी वजह से उसके तासुरात उभरते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस और अच्छी तरह से दिखते हैं। बस एरिका रोबोट टेक्नोलॉजी का शाहकार है। मतलब बताया गया है कि एरिका रोबोट पूरे साइंस का एक नमूना है, समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला रोबोट एडनबर्ग के साइंसदानों ने बनाया। इसकी शक्ल खौफनाक देव जैसी है। ये रोबोट तकरीबन 6 मुरब्बा मीटर जगह घेरता है और अपने चारों तरफ बिखरे पुर्जों को जोड़कर पूरी बस बना देता है। अब जो बताया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा हैरान जो रोबोट कर रहा है ना, वो एडनबर्ग के साइंसदानों ने बनाया है और उसकी जो शक्ल है ना पूरी खौफनाक है, बहुत डरावनी है और देव जैसी है। ये रोबोट ना तकरीबन 6 मुरब्बा मीटर जगह घेर लेता है। कितनी जगह घेर लेता है और अपनी चारों तरफ के जो उसके इधर उधर बिखरे पुर्जे ना, उनको जोड़कर पूरी बस बना देता है। स्विट्ज़रलैंड के साइंसदानों ने ऐसे रोबोट तैयार किए जो जरासीम और वायरस की जिसामत के हैं, जिन्हें ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब स्विट्ज़रलैंड ने तो और भी तरक्की कर ली है, इतने छोटे छोटे रोबोट्स भी बना लिए उन्होंने, जरासीम और वायरस। सुनिए आपने, कितने छोटे छोटे होंगे ना, जिसामत के अंदर, मतलब अपने रगों में जाकर शायद से ऑपरेशन किया जा सकेगा। ये शायद से यहाँ नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में है। ये नन्हे रोबोट्स रगों में दाखिल होकर बंद शरियाने खोलने से लेकर जिस्म के अंदरूनी हिस्से मरम्मत कर सकेंगे। देखा, जैसे मैंने कहा, रगों के अंदर ही जाएंगी ये नन्हे रोबोट्स। और जो हमारे कहीं भी जो पार्ट्स है काम नहीं कर रहे, बंद है, उनको खोलने की सलाहियत उनके अंदर है। और जिस्म के अंदरूनी हिस्से जो ख़राब है उनको भी सही कर सकेंगे, मरम्मत कर सकेंगे। वही ये इंसानी जिस्म के अंदरूनी माहौल में बेहतर तौर पर हरकत कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकेंगे। देखो, ये तो इंसान के मतलब जिस्म के अंदर जाकर माहौल में हरकत भी कर सकेंगे, मतलब वहाँ भी हलचल कर सकेंगे हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद भी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जैसी उनका जो शक्ल है वो भी इख्तियार कर लेंगे, बदल लेंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो। इन्हें माइक्रो रोबोट का नाम दिया गया है।
ये छोटे छोटे हैं तो इन्हें ज़रूर यही नाम से नवाजा गया होगा, माइक्रो रोबोट, मतलब इनको यही नाम दिया गया है, बिल्कुल सही नाम है इनके लिए। आसानी के पेशे नज़र दुनिया में रोज़ बरोज़ रोबोट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बर्र-ए-आज़म एशिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल होते हैं, जो 50% है। अब मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि अब दुनिया में ना ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कायल और सुस्त हो रहे हैं, रोबोट्स बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया, वहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट इस्तेमाल करते हैं लोग, जो कि कितनी फ़ीसद है? 50% है। एशिया के ममालिक में सिर्फ जापान 40% रोबोट का इस्तेमाल करता है। एशिया में भी रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया में तो 50% है और जापान 40% है, वहाँ 40% रोबोट का इस्तेमाल होता है। जबकि यूरोप में 32%, शुमाली अमेरिका में 16%, 2% ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में सिर्फ 32%, शुमाली अमेरिका में सिर्फ 16% और 2% ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल करती है, और दूसरे ममालिक भी। देखो, सबसे ज़्यादा बर्र-ए-आज़म एशिया इस्तेमाल करती है, जो 50% है, और जापान सिर्फ 40%, यूरोप सिर्फ 32%, शुमाली अमेरिका सिर्फ 16% और 2% ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक। रोबोट की किस्में मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिससे इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही है। लेकिन ये सहूलतें आगे चलकर आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा आराम पसंद और काहिल न बना दे और इसकी क़ुव्वत अमल को सल्ब न कर ले, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बेशक। अब रोबोट की जो किस्में हैं ना, मुसलसल यानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो इंसान को ना बहुत नुकसानदा है। इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा हो रही है, लेकिन ये सहूलतें आदमी को आगे चलकर, जो ये रोबोट है ना, जो ज़्यादा काम करेगी, वो इंसान की सोचने की जो सलाहियत है ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी और इंसान को इतना आराम पसंद और काहिल बना देगी ना। तो वो मुसन्निफ़ कह रहा है कि इस पर भी सोचने की हमको ज़रूरत है। आगे की अगर आपको इसके सवालात और जवाबात चाहिए तो कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।